नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। मॉर्निंग में 7 बजे ये क्लास जो है आपकी डेली चलती है। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। वीडियो ठीक है, सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? चलिए, आई होप सबको आवाज़ जो है क्लियर आ रही होगी। इसके अलावा अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं फॉर इम्पोर्टेंट अपडेट। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जो आप फॉलो कर सकते हैं हमें। और साथियों, जो हमारा ऐप है डीए ऑफिशियल ऐप, आप प्ले स्टोर पे डीए ऑफिशियल सर्च करके हमारा जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो मटेरियल्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो इस ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है डीए ऑफिशियल। सबसे ऊपर जो आएगा आप देख लीजिएगा, लोगो इस तरीके से बना होगा, डीए ऑफिशियल लिखा होगा, लाइव लर्न सॉल्यूशन, ये 3 चीज़ें देख लीजिएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज के पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। 1 मिनट रुकिए भी। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। क्वेश्चन दिख रहा ना? चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन से आप लोग की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है किसका है? तो भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वन क्षेत्र की बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में तो ब्राज़ील का है। ठीक है, ब्राज़ील के जलवायु वनस्पति में जो है मरुस्थल नहीं है, यहाँ वृहद क्षेत्र में वन मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं भी, यहाँ पर जो है 42% भूमि पर जो है सघन वन है। ठीक है, यहाँ पर 42% भूमि पर जो आप कह सकते हैं सघन मतलब एकदम घिरा हुआ वन है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बताइए कौन सी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो आपकी कौन सी है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है आपकी कौन सी है? यहाँ पर गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, दक्षिण की गंगा भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है त्र्यंबकम, मैंने पढ़ाया था, त्र्यंबकम की पहाड़ियों से हुई, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर है। अब देखिए, सबसे लंबी नदी बात हो रही है, सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय भारत की। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके पेपर बन सकता है भाई, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मतलब सबसे लंबी नदी पूरे भारत की कौन सी है? तो गंगा है। सभी को पता है गंगा सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। इसके अलावा महानदी दिया गया भाई, मध्य भारत के जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ से निकलता है ये, और इसको उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, उड़ीसा का शोक जो है बेसिकली इसी को कहा जाता है। किसको? महानदी को कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। कृष्णा नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के पश्चिम घाटी श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई भी 1400 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा कावेरी नदी की बात करते हैं भाई, कावेरी नदी कर्नाटक का और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली नदी है ये, और ये ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है? सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो आपका कब मनाया जाता है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सब लोग बताते हुए चलेंगे। 1 मिनट रुकिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका किस देश में अवस्थित है? कई बार आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, तो बच्चा याद रखिएगा, ये आपका नीदरलैंड में, नीदरलैंड में द हेग, इसकी जो नीदरलैंड की राजधानी है द हेग, यहाँ पे बेसिकली अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित जो है डॉट 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 में होता है भाई, कहाँ पे अंडाशय परिवर्तित होता है? सब लोग बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा भाई फल में। ठीक है, जितने यहाँ पर फल में जवाब दिया है वो लोग साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे भाई। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डॉट 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 कहा जाता है भाई। संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? चलिए
सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। संवहनी ऊतक की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर याद रखिएगा जाइलम, कई बार आपको पढ़ाया गया है बिचा, इसको जो है जाइलम कहा जाता है। तो सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनिए। भाई यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द नेम ऑफ अ रीजनरेटिव सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। ठीक है, पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम जो चुनते हुए चलना है। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड मोल्ड जो है एक आपका पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधा होता है और इसका वैज्ञानिक नाम राइजोफस सेक्युलेस है। ठीक है, एक प्रकार का कह सकते हैं ये कवक होता है। एक प्रकार क्या होता है भाई, कवक होता है। आमतौर पर काले रोटी मोल्ड के, जब काला रोटी जो तो मोल्ड के रूप में जब आ जाता है तो तब इसका निर्माण जो आपका होता है कवक का। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस, देखो राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो मैंने आपको बताया है, विश्व हिंदी दिवस बताइए कब मनाया जाता है। दोनों मैंने बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बताया है, सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, रिवीजन आपका समझ लीजिए चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए सभी लोग कमेंट करके बताओ भाई आपका कब मनाया जाता है। भाई आपका नॉर्मल जो दिवस होता है, ये याद रखिएगा, नॉर्मल जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो आपका बेसिकली मनाया जाता है कब, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को जो है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और सभी लोग यहाँ पर प्रयास करिएगा इसका जवाब देने का। रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ विलियन एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है, रियलाइजिंग अ विलन होना चाहिए था, विलियन एक्सपीरियंस। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर आपको हो जाएगा नंदन नील कड़ी। ठीक है, नंदन नीले कड़ी इसको बोलते हैं भाई। इनकी ये भारतीय कह सकते हैं नेता, प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक। ठीक है, नौकरशाह, कई सारे नामों से इनको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रतन टाटा के बारे में तो सभी लोग को पता ही है भाई, प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, टाटा एंड सन्स के जो है चेयरमैन हैं। ठीक, रिटायर्ड चेयरमैन, सेवामुक्त चेयरमैन है। इसके अलावा 2012 तक ये टाटा ग्रुप के अध्यक्ष भी रहे थे। विशाल सिक्का, ये भी भाई एक भारतीय विशाल आईटी कंपनी जो इंफोसिस करके एक है, उसके पूर्व सीईओ और एमडी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश जो है किसके द्वारा किया गया था। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो भैया पूर्ण रूप से जो जीएसटी की सिफारिश है बेसिकली किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, राजा चलैया समिति, विजय केलकर या जीएसटी परिषद या मनमोहन सिंह आयोग। तो 16 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा विजय केलकर टास्क फोर्स। ठीक है, विजय केलकर टास्क फोर्स जितने लोगों ने जवाब दिया साथियों, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है कहाँ पे स्थापित किया गया भाई, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो आपका कहाँ पर स्थापित जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो 17 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, 17 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बेंगलुरु में। ठीक है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो आपका बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। इसके अलावा कई बार आपके पेपर में हरियाणा का पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश पूछ सकता है, बट यहाँ पर भारत का पूछा गया तो बेंगलुरु यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कब जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके भैया उत्तर प्रदेश कब किया गया था, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो भैया इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, 19 नंबर में बी ऑप्शन, 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था आपके दिमाग में, संयुक्त प्रांत है, ये भी याद रखिएगा, इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 का इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था भाई, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा एटा। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म जो है एटा जिले में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के कहाँ पर अवस्थित है भाई, बहू बेगम का मकबरा जो आपका कहाँ पर अवस्थित है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो सकता है, तो बहू बेगम का जो मकबरा है भैया उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित है, एक प्लेस पड़ता है फैजाबाद, ठीक है, जहाँ का मैं वासी हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। मकबरा जो है सुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी जोहरा बानो की याद में बनवाया था और इस मकबरे को ताजमहल की भव्यता की तर्ज पर बनाने का प्रयास किया गया था, बट नहीं हो पाया। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था भाई? अप्पा जी बुलाया जाता था, सब लोग बताते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो ऑप्शन नंबर ए गिरजा देवी, ठीक है, गिरजा देवी जितनों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए, बिल्कुल है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? तो भैया अगर हम बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ये तो ठीक है, ये तो हो गया था, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर अप्पा जी के नाम से बुलाया जाता था। इसके अलावा जो है गिरजा देवी जो है, इनका जन्म जो है बेसिकली बनारस घराने में हुआ था, ठीक है, बनारस में हुआ था, बनारस घराने घराने से संबंधित है। ये कई बार आपके एग्जाम में जो आ चुका है, ये चीज़ याद रखें। इनको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है भाई? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो 24 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई नाथ संप्रदाय से। किससे भैया? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है भाई? नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है? इसका जवाब जो है क्या हो जाएगा भाई? नेपाल के साथ बच्चा किसकी सीमा लगती है? तो 25 में हो जाएगा भाई आपका महाराजगंज, ठीक है। नेपाल के साथ जो है महाराजगंज की सीमा लगती है। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर बी वाला जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की? तो बस यही इतने से आपका उत्तर आ जाएगा भाई। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, ठीक है। तो ये चीज़ बस याद, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। बस खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको क्या बताया था, 30 मार्च 1699 ईस्वी में जो है बैसाखी के दिन जो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना जो है आनंदपुर साहिब यानी कि पंजाब में जो स्थित वहाँ पे जो किया था। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया बच्चा आपसे यहाँ पर कि भैया किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से किया था भाई? आनंद कारज के नाम से जो है किस सिख गुरु ने शुरुआत की थी? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 28 की अगर हम बात करते हैं तो गुरु अमरदास, ठीक है भाई, गुरु अमरदास की अगर हम बात करते हैं आनंद कारज सिख विवाह समारोह, जिसका मतलब होता है आनंदमय संघ या जो है फुल यूनियन, जिसे गुरु अमरदास ने शुरू किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, सी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो 31 का जो सही उत्तर आपका साथी हो सकता है भाई ऑप्शन नंबर, देखिए 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री सभी को पता है इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, प्रधानमंत्री सभी को पता है भाई कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। उस समय राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा मिलान आपका यहाँ पर सही है? करेक्ट मैच यहाँ पर मिलान कौन सा हो जाएगा? देखिएगा कि भाई अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, गलत भैया, संघ बनाने का अधिकार ई में तो नहीं दिया गया है यहाँ पर। बी में किसी पेशे का अभ्यास का अधिकार। ए की बात करते हैं तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो जो मूल संविधान में जो अनुच्छेद 19 था उसमें 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जो अब टोटल 6 रह चुकी हैं। नंबर ए की बात करते हैं जिसमें दिया गया है भारत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बी की बात करते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया बी वाला, बी में बोला गया शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की जो स्वतंत्रता है। अनुच्छेद नंबर सी की बात करते हैं तो सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डी के बारे में तो डी में जो है कि देश के किसी भी देश में आने जाने की स्वतंत्रता है। अगर हम बात करते हैं ई के बारे में तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। और एफ की बात करते हैं तो संपत्ति के अधिकार, जो कि अब हटा दिया गया है, सभी को पता है। और जी की बात करते हैं तो जी में आपका जो है यहाँ पर कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका गलत है भाई, गलत कथन का चयन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। 33 की बात करते हैं भैया। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। पूछा क्या कौन सा कथन रॉन्ग है ना, तो बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही है। और टी ऑप्शन की बात करते हैं, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, गलत भैया। राज्यपाल बनने के लिए 30 वर्ष से जो है ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, कितनी 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ जो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डॉट 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 की सलाह पर डॉट 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 द्वारा नियुक्त किया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 34 से सब लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को राष्ट्रपति की सलाह पर जो है किसके द्वारा भाई, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के पहले जो रेल मंत्री थे स्वतंत्र भारत के जॉन मथाई थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है, पहला तो कथन सही है। पूछा गया कौन सा सही है, तो पहला तो सही है भाई। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फरुखुद्दीन अहली ये आपके 5वें थे, ठीक है। मोहम्मद हिदायत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो पहले नहीं थे, 11वें मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सी जॉर्डन की राजधानी है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन है, तो जॉर्डन की राजधानी भैया आपका यहाँ पर ओमान या अम्मान बोलते हैं, ये अम्मान है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा भाई, मंगोलिया की मुद्रा बताइए यहाँ पर कौन सी है, लियू, तुगरिक, क्यात या मेटलिक। तो 37 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई, मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक दिया गया, तुगरिक साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। इसकी राजधानी उलन बटोर है। क्यात म्यांमार की मुद्रा है। लियू की बात करते हैं तो ये रोमानिया की मुद्रा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बताइए कौन सा भाई। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश जो है कौन सा है। 38 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो बच्चे याद रखिएगा 38 का सही उत्तर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर आपका कौन सा, इंडोनेशिया है। तो डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। अगली क्लास का लिंक आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में, जैसा कि डेली आपको पता है, पिन किया गया, तो उस लिंक पर क्लिक करके अगली क्लास में आ सकते हैं, अगली क्लास में जुड़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।